हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। अभी एग्जामिनेशन काफी करीब है, तो कोई भी टाइम वेस्टिंग ना करते हुए पूरी ताकत से आप पढ़ाई कीजिए। कोई भी स्टोन अनटर्न मत छोड़िएगा। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ ताकत लगा दीजिए। इस समय जो आप मेहनत करेंगे उसका डबल और ट्रिपल रिजल्ट आपको मिलेगा। मिस मत कीजिएगा। खैर, आपकी मदद करने की सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 11 पर, 3D ज्योमेट्री पर। तो 3D ज्योमेट्री के PYQs हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपको काफी मदद पहुंचाएंगे। खैर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा और मैं क्या मदद आपके लिए कर सकता हूं। साथ में मेरी अपील आपसे रहेगी कि कम से कम किसी भी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे उसको मिले एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए, अरविंद सर को पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे अपने बच्चों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाने हैं। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा, पॉजिटिविटी ही फैल रही होगी। खैर, ऐसा आप करेंगे मुझे उम्मीद है। बात को स्टार्ट करता हूं। तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11, 3D ज्योमेट्री एंड PYQs प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कई बच्चों का ये आस्क रहता है कि भाई आप सर इसका PDF भी प्रोवाइड कर दीजिए तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा पढ़ने में। तो उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। बेटा, यहां पर आपको PDF मिल जाएगा। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाने वाला है। साथ में बेटा, अरविंद एकेडमी का मोबाइल ऐप भी आता है। इस ऐप में इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन चेक कीजिए, वहां पर कई स्ट्रॉन्ग कोर्सेज जो आपको काफी ज्यादा हेल्प देंगे। स्पेशली मैं बात करूंगा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज की, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप इस PYQ सेशन के साथ साथ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज को लगा लेते हैं तो आपकी टोटल कंप्रहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी। कहीं भी कोई दिक्कत आने का सवाल लगता नहीं है। बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाने वाले हैं। खैर, चलिए सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। आइए लगाते हैं क्वेश्चंस। जो बातें करनी थी टीचिंग के अलावा 2-4 मिनट वो हो गई। अब बात कर लेते हैं। What are the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis? ये सवाल भाई साहब जब देखिए तब घूम फिर के आपके सामने रहता है। बहुत ही छोटा और बच्चों वाला सवाल है, लेकिन आपको आएगा तभी आप कर पाएंगे। चलिए समझ लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स, जो इक्वल एंगल्स बनाए विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमको पता करने हैं। इक्वल एंगल बताने का मतलब क्या है कि अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर होने चाहिए। एक लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है अल्फा, वाई एक्सिस से बनाती है बीटा, जेड एक्सिस से बनाती है गामा। अब ये तीनों एंगल बराबर हैं तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इसका क्या मतलब है? कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। हम और आप ये जानते हैं, इसको डायरेक्शन कोसाइंस लिखा जा सकता है। तो L बराबर M बराबर N, इसको कहने में भी कोई परेशानी नहीं। साथ में हम ये भी जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस का एक प्रॉपर्टी होता है, वो आप और हमें दोनों को मालूम होना चाहिए कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही प्रॉपर्टी इस सवाल की जान है। वैसे तो प्रॉपर्टी मालूम होनी ही चाहिए बाकी सवालों के लिए भी, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मालूम होगी तो ये सवाल भूतिया स्थिति में हो जाएगा। तो अब इस प्रॉपर्टी जब मालूम हो गई हमको तो कुछ नहीं करना है। ये जो ऊपर वैल्यू रखी है इसके अंदर ये डाल दीजिए आप, खत्म हो गया सवाल। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि सब हैं बराबर तो सबकी जगह कॉस अल्फा अल्फा लिख देंगे हम लोग। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये कितनी वैल्यू हो गई? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब यहां से आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। थोड़ा इसको और ऊपर ले जाते हैं और कॉस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा +- 1/√3।
cos अल्फा प्लस माइनस √3 है, मतलब L है ये, या L M N तीनों बराबर थे, तो L की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ गई। इससे हमें समझ में आ गया कि इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, अगर हम प्लस ले लेंगे तो L M N सब बराबर थे, ये हो गया L M N, और अगर हम माइनस में ले लेंगे तो माइनस 1/√3, माइनस 1/√3 और माइनस 1/√3, ये दो वैल्यू आई थी ना प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस में लिया तो ये, और माइनस में लिया तो ये आपका बेटा आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएं तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं है। बहरहाल आपको आना चाहिए, करिएगा जरूर। ये क्वेश्चन बहुत आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे ही पीडीएफ में निकाल पाऊंगा आपको जरूर बताऊंगा। तो मैं यहाँ रोक देता हूँ। ये क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जामिनेशन में आया, मैं हट गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगला सवाल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, कब आपके सामने फिर से एग्जाम में आ जाए नहीं मालूम, आता रहेगा, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे अब तक। अगले सवाल पे चलते हैं, और ये सवाल नंबर 2, द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, ये इक्वेशन लिखी हुई है 5x - 3 = 15y + 7 = 3 - 10z। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ध्यान रखिएगा, पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस, तो हमें मालूम है कि इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन की इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन की इक्वेशन? तो आप जानते हैं x - x1/a, y - y1/b एंड z, जैसे भी z लिख ले, z1/c। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है जो x1 y1 z1 से पास होती है, और a b c उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। आपको मालूम होगा और मालूम होना भी चाहिए। अब इन लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे? इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो इसका x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट्स का एलसीएम ले लेंगे। देखिए ध्यान से, इसका हो गया ये 5, ये भाई साहब हैं 15, और यहां पर 10 ले लेते हैं, प्लस माइनस तो एडजस्ट ही हो जाता है, 10 है ना। इसका हम एलसीएम ले लेंगे जिससे हम कॉमन फैक्टर ढूंढ सकें। तो 5, 15 और 30, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। एलसीएम लेना आपको आता होगा, बहुत सालों से कर रहे हैं आप। 30 एलसीएम हो गया। अब इस इक्वेशन को जो ऊपर छपी थी कलर चेंज करते हुए, हम 30 से डिवाइड करके लिख लेंगे, क्योंकि रेशियो फॉर्म में लिखी है ना। तो लिख लेंगे 5x - 3/30 15y + 7/30 3 - 10z/30। ये देखिए इस तरह से, जिससे हम इसके कोफिशिएंट को आगे काट सकें। अब यहां पर क्या करिए, x का कोफिशिएंट हमें यहां पर 1 लाना है, +1, तो हम 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x - 3/5/6, कोई समस्या नहीं। फिर यहां 15 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो y + 7/15/2, ये भी दुरुस्त है। अब यहां पर हमको ना z का +1 फैक्टर लाना है, तो -10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू बचेगी z - 3/10, और नीचे -10 से डिवाइड किया है तो -3। ये देखिए हमारे हाथ में। अब ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने की हालत में आए हैं, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। तो ये सिचुएशन अब यहां पे बनी। अब आप जानते हैं जब इस फॉर्म में रहता है ना, तो ये जो ABC है ये क्या होते हैं, सब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। पहले शायद डायरेक्शन कोसाइंस गलती से मुंह से निकल गया था, तो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, पूछा डायरेक्शन कोसाइंस है। तो 6 to 3 आर DRs, शॉर्ट फॉर्म इसका बोलते हो DRs। ये हैं DRs। हमको निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस।
तो आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो जब मालूम होता है तो उससे डीसीज कैसे या डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस 6/√6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको बार बार लिखें या एक बार लिख के ही डिवाइड कर देते वो भी चल जाता। 2/√6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 3 की जगह ये -3 होगा बेटा, यहां छूट गया है माइनस। और अगली वैल्यू के लिए जगह शायद कम ना पड़ जाए, -3/√, यही बात लिखनी है। 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। उम्मीद है कि कटा नहीं होगा, एक बार बोर्ड में चेक कर लूँ। ठीक है, छोटा जरूर है लेकिन दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो अब आगे चलते हैं। अब डीसीज की बात आ गई तो 6/36, 4 40 और 9 49, 7 आ जाएगा। 6/7, 2/7 -3/7, ये रहा आंसर। तो इस तरह के सवाल भी आपको ठीक से आने चाहिए, जैसे आप इसको अच्छे से बना पाएं। देखिए लॉजिक है थोड़ा सा, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, डायरेक्शन रेशियो कोसाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सवाल धाराशायी हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने एकदम बैलेंस करते हुए सवाल पकड़े हैं और इन सवालों को लगाते, अभी देखिएगा लगाते चले जाएंगे, पूरा आपका चैप्टर एकदम मंथन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, पूरा चैप्टर एकदम तोड़ फोड़ डालेंगे अंदर ही अंदर आप। मुझे उम्मीद है पूरी, मैंने पूरी कोशिश की है। तो आप इसको मेरे ख्याल से दिख रहा है अब सब, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कंफर्टेबली आप इसको कर पाते हैं तो इसको कर लें, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल वही हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है जो आए हैं। और ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं तो यहाँ आपका पूरा सवाल खत्म हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो होगा क्वेश्चन नंबर 3। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको एकदम 100% आने चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए येलो कलर के चक्कर में हूं मैं। तो इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, देन राइट वेक्टर इक्वेशन पूछी है। अब इसको करने के ना मैं आपको बेसिकली 2 तरीके सिखाने की इच्छा जाग उठी है। एक तो क्या रहता है, जब ये कार्टेशियन इक्वेशन लिखी रहती तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पीछे बताया था, दोबारा नहीं लिख रहा हूं दोबारा, पता नहीं याद है कि नहीं, तुमको भूल जाते हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब मैं भरोसा करूं आपको याद है, भी लिखा था, कहीं भूल ही ना जाओ। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, x1 y1 z1 से जा रही है, ए बी सी के डायरेक्शन रेशियोज हैं इस स्ट्रेट लाइन के। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। पढ़ने वालों को याद होगा, जो अभी शुरू किए हैं वो थोड़ा ध्यान रखें। इस फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, कोई परेशानी थोड़ी है। तो x, ये माइनस में x है, x लिखना है तो मैं लिख लूंगा माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए, ये देखिए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई, बाजू में बाजू दुरुस्त लिखी हुई है तो कोई तकलीफ नहीं है। आप ये जरूर कर सकते हैं कि माइनस करके -4 ले लीजिए, इसी फॉर्म में लिख दें, माइनस के फॉर्म में। फिर 2z है तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मार दो भाई, और शायद मैं ठीक लिख रहा हूं, z -3/2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा दी हम लोगों ने। अब यहां 2 करने के तरीके क्या, हम ये जानते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, कलर बदल ले क्या, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू कहां से, 3 -4 -3, 3 -4 एंड 3, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। भाई ये पकड़ लिया ना कहां से पास हो रही है, लिखा रहता है। करने के 2 तरीके, पहला तरीका कर रहे हैं और साथ में इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, drs -5 7 और 2। अब वेक्टर फॉर्म में हम जानते हैं कि अगर हमें ये पता हो
कि कोई स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, उसके डी आर सी ए हैं, तो हम सीधे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ये ए क्या था, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है और जिस वेक्टर के पैरेलल होती है, मतलब जिस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो तो उसी के पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर r इज इक्वल टू इस पॉइंट से जा रही है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये a हो गया पॉइंट। लेमडा b के लिए ये लिख दो माइनस 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। खेल खत्म, आंसर आ गया। एक तो बेटा ये तरीका है, मेरे ख्याल से इसमें कोई, अगर आप थोड़ी भी पढ़ाई किए होंगे मेरी बात समझ गए होंगे। एक तो सेट से ही तरीका है, बिल्कुल प्रेम पूर्वक, कोई असुविधा नहीं है। मेथड नंबर 1 कहीं लिख देना चाहिए मुझे, यहीं कहीं लिख दूं क्या भाई, मेथड नंबर 1 है ना। एक ये, दूसरा मान लो, दूसरा तरीका भी सीख लो, आगे के लिए फायदा, मतलब कहीं कुछ लगाना होगा तो लगा पाओगे। कलर ये ले लो। अब दूसरा तरीका क्या है जो आगे कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करने को काम आ जाता है, उल्टा पुल्टा करने के, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर। तो यहां पर इस वाले फॉर्मेट को हम क्या ले लेते हैं, किसी लेमडा के बराबर। मेथड नंबर 2 की जिक्र करने जा रहे हैं। आएगा आंसर एक ही, कोई मेथड लगाओ। अब उसमें अगर x की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो x को क्या लिखोगे बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म में माइनस 5 लेमडा प्लस 3। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पा रहे हैं। y की बात करोगे तो क्या लिखोगे, 7 लेमडा माइनस 4, और z की बात करोगे तो क्या लिखोगे, 2 लेमडा प्लस 3। इसी पैरामेट्रिक फॉर्म में x y z हमने लिख लिया, x y z की वैल्यू लिख ली। अब हम जानते हैं कि जब भी किसी वेक्टर फॉर्म में हम r को रिप्रेजेंट करते हैं, r, तो r की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हम r वेक्टर लिखते हैं ना, r वेक्टर, तो r को लिखते हो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हो r। बढ़िया। अब एक्स वाई जेड जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो थोड़ा लंबा होगा, माइनस 5 लेमडा प्लस 3 आई कैप, वाई की जगह 7 लेमडा माइनस 4 जे कैप, और जेड की जगह 2 लेमडा प्लस 3 के कैप। दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूं कि मैं सिखा रहा हूं, मेरा पॉइंट ये नहीं कि केवल सवाल करके भाग लिया जाए, क्योंकि आप सीख जाएंगे तो कोई सवाल में ट्विस्ट आएगा तो कर पाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये रहा वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर लेमडा और बिना लेमडा वाले टर्म को अलग कर लेते हैं, तो बिना लेमडा वाला मिलेगा 3i, और यहां मिलेगा माइनस 4j, देखो ध्यान से, और यहां मिलेगा 3k, देख पा रहे होगे। और लेमडा वाले टर्म को लिखते हैं, यहां नीचे लिख देते हैं, प्लस लेमडा कर लो बाहर, मिला माइनस 5i और 7j, और यहां मिला 2k, है ना। ये अब एक कदम आगे चलते हैं। अब इसी वाली कहानी को, इसको आप लिख सकते हो वेक्टर r, जनरल वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ये कहानी क्या हो गई, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप बेटा, प्लस लेमडा माइनस 5i प्लस 7j प्लस 2k। और देखिए आंसर आ गया ये। अब आपको ये देखिए, ये यही आंसर है जो यहां आया था। अब दोनों, मेरे हिसाब से दोनों ही तिकड़म आनी चाहिए। इस सवाल में तिकड़म तो एक लाइन की थी, यहां थोड़ी वर्किंग थी, जो भी आनी दोनों चाहिए मेरे हिसाब से। इस सवाल में छोटा था कहानी, आप समझ लीजिए। मैंने बताया कि मेरा पर्पस इसको करने, PYQs कराने का ये रहता है, केवल सवाल नहीं कराना है, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, आपकी बुद्धि खुल जाए मतलब
कैसी भाषा बोलूं कि आप पकड़ लें? कोई भाई ये तो है नहीं कि यही सवाल आपको डिट्टो छप जाए वहां, ऐसा तो जरूरी है नहीं, कोई ट्विस्ट भी तो हो सकता है। तो वो अगर सवालों में अब आप समझदार होंगे तो समझ पा रहे होंगे, सवाल में थोड़ा फेरबदल अगर होता है और कॉन्सेप्ट आप पकड़े हुए हैं तो कुछ भी कर लें वो आप कर देंगे सवाल। और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मतलब अब क्या बोलते हैं उसको, जो है किया है वही कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से सब कुछ बराबर है ना भाई? हाँ बराबर। तो ये आप इसको कॉपी मतलब कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी तरीका आपके लिए सुविधाजनक हो। पीडीएफ निकलेगा तो मैं आपको सूचना दूंगा जैसे लग रहा है पेपर में छपवाऊंगा, तो बताऊंगा आपको पूरा, देखता हूं कैसे क्या हो सकता है। तो इसको आप कॉपी कर लें बेटा, और अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आपने उम्मीद है कॉपी कर लिया होगा। थोड़ा ऊपर, ये यहां तक सवाल पहुंच गए हैं और अगले सवाल की तरफ करेंगे। मैं हटा हूं, आपको स्क्रीन पूरी क्लियर दिख रही होगी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पर हैं। अब यहां पर हैं द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P Q is 4, find its Z coordinates। तो आपको मालूम होगा कि जब दो पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1। याद करना होगा, इसे फॉर्मूले बड़े आसानी से याद भी हो जाते हैं अगर थोड़ा प्रेम पूर्वक काम करेंगे तो। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है कार्टेशियन फॉर्म की, जो दो पॉइंट x1 समझ गए होंगे वहां से पास हो। तो इस इक्वेशन के अनुसार मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूं। तो x माइनस 2, वो 2 2 1 लिखा है ना, तो x माइनस 2 और नीचे 5 में से 2 गया। फिर y माइनस 2 और नीचे 1 में से 2 गया। फिर z माइनस 1 और नीचे गया -2 में से -1। वैल्यू क्या आई, x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन -1 और z माइनस 1 अपॉन -3। ये इक्वेशन बनी। अब क्या कह रहे हैं ये कि x कोऑर्डिनेट है 4, z कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पेयर और इस पेयर को साथ ले लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 अपॉन 3 बराबर z माइनस 1 अपॉन -3। x की वैल्यू बोल रखी है 4 है, गिवन x 4, तो 4 की x की जगह 4 पुट कर दिया। देखिए तो ये आ गया 2 अपॉन 3 ये देखिए 3 से 3 काट दो, -2 और इधर गया तो +1, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, -1। और यही हमें आंसर निकालना था, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे सवाल भी आ जाएं तो प्रेम पूर्वक आप इसको कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको भी आप ठंडे दिमाग से देख लीजिए और कॉपी भी कर लें आप इसको, कहां से है। इस तरह से सवाल किया जा सकता है। आगे चलेंगे और अगले सवाल को करने की कोशिश करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट एक ही स्लाइड में आ गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइन, ये लाइन दी हुई है और दूसरी लाइन ये नीचे लिखी हुई है, आर एट राइट एंगल्स, दोनों के दोनों राइट एंगल्स पर हों, उसके लिए लैम्डा निकालना है। ऑल्सो फाइंड वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। और एक और कहानी है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग यानी कि नहीं बतानी, ये बताना। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन में आ गया है, 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या हॉट्स है, जो भी भाषा यूज करें,
क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वर्किंग होगी। अब वर्किंग समझ रहे हैं? तो दो सवाल का मिक्सचर है बेसिकली। पहले पूछा कि इन दो कहानियों में राइट एंगल पे है तो लेमडा बताओ। तो दोनों इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, 7 से ऊपर नीचे डिवाइड मारो तो y माइनस 2 अपॉन लेमडा अपॉन 7 और z माइनस 3 अपॉन 2। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 है ये। दूसरी आ जाती है यहां, -7 से ऊपर डिवाइड मारोगे तो x माइनस 1 और नीचे डिवाइड मारोगे तो -3 लेमडा अपॉन 7, इसमें कोई समस्या नहीं है। y माइनस 5 अपॉन 1, फिर -1 से डिवाइड मारोगे तो z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूं। अब ये नीचे क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के। अगर ये दोनों राइट एंगल्स पर हैं तो आपको पता होगा कि ये जो वैल्यूज होती हैं, अगर मैं इसको a1 b1, इसको मैं a1, इसको b1 और इसको c1 बोल दूं और इसको मैं a2 b2 और c2 बोल दूं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 बोल दूं, तो राइट एंगल्स के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यानी -3, थोड़ा ऊपर करेंगे, इंटू -3 अपॉन लेमडा प्लस लेमडा बाई 7 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू -5 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहां से लेमडा हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो जरा एक कदम और आगे चल लेने में कोई बुराई नहीं है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 9 लेमडा अपॉन 7, लेमडा अपॉन 7 माइनस 10 बराबर 0, जो मुझे दिखाई पड़ पा रहा है। और ये जोड़ोगे तो 10 लेमडा अपॉन 7 और इसको ले जाओ इधर तो 10 आ गया। तो यहां से आ गया कितना, लेमडा बराबर 7। तो ये पहला तो आ गया आपका आंसर। 2 पार्ट का जो सवाल था, लेमडा बराबर 7। अब दूसरा पूछा था ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, चलो देखते हैं। तो पहला सवाल हो गया है राइट एंगल वाला लेमडा बताओ, लेमडा बराबर 7। अब ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। चलो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा कलर है, इसको किसी के बराबर मान लेते हैं। मान लीजिए लेमडा 1 लिख दीजिए। सफेद लेना चाहते थे, थोड़ा दिख जाए आपको। इसको लेट कर लीजिए कि लेमडा 1 के बराबर है, इसको लेट कर लीजिए कि लेमडा 2 के बराबर है। इसका जनरल एक्स, इसका जनरल एक्स लिखेंगे। अब मैं यहीं पे छोटा छोटा लिखना चाहता था, अगर मैं लिख पाऊं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा जी। यहां लिख देता हूं। अगर x की वैल्यू लिखूं तो मैं लिखूंगा -3 लेमडा 1 प्लस 1, -3 लेमडा 1 प्लस 1, और y लिखूं अगर छोटा सा, मतलब दिखाई पड़ रहा होगा तो अच्छा यहां पे लेमडा बैठा हुआ है तो लेमडा 1 लिखने में चलो लेमडा और लेमडा 1 में क्यों कंफ्यूजन होगा। लेमडा की वैल्यू रख देनी चाहिए 7, है ना। अगर हमने 7 वैल्यू रख दी, 1 हो गया है, तो लेमडा 1 प्लस 2 आ जाएगा।
समझ पा रहे होगे लगता है। अब लेमडा की वैल्यू रख चुके हैं ना यहां कितनी, 1, तो टेंशन नहीं होगा आपको। अब z की बात कर लेते हैं, 2 लैम्डा 1 + 3। उम्मीद है आप बात को अच्छे से समझ पाए। सेकंड वाली सिचुएशन में x की वैल्यू क्या हुई, लेमडा रख दिया 7, तो 7 से 7 कट गया, -3 बचा, -3 इंटू लेमडा 2 +1। ध्यान से देख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। y की बात करें बेटा, तो लेमडा 2 + 5। z की बात करें तो -5 लेमडा 2 +6। ये देखिए वैल्यू आई x y z की। अब आप इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर ये दो लाइनें कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो P पॉइंट होगा वो दोनों L1 L2 पर होगा कॉमन। तो यहां पर ये जो जनरल पॉइंट है वो एक ही बन जाएगा, यानी इस P पॉइंट पर दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो, है ना। इफ तो मैं इधर सरकाऊं इधर सरकाऊं तो ऐसे मेरी समझ में खुद ही नहीं आ रहा है, मैं सोचा ऐसे खिसका देता हूं, चलो ऐसे खिसकाता हूं। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, किसी पॉइंट P पर जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा हो, हमारा ये दोनों x बराबर होना चाहिए, ये दोनों y बराबर होना चाहिए, ये दोनों z बराबर होना चाहिए, तभी ये P पॉइंट मिलेगा। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर पॉइंट P। बात समझ में आ रहा होगा ना भाई, P तो दोनों पर है, उस समय -3 लेमडा 1 + 1 बराबर होना चाहिए x के बराबर। ठीक। दूसरा y की बात करें तो कहां गया, लेमडा 1 + 2 बराबर होना चाहिए लेमडा 2 + 5 के। और तीसरा वाला क्या था, 2 लेमडा + 3 बराबर होना चाहिए -5 लेमडा 2 + 6 के। अब देखिए यहां पर ये दोनों सेम चीज हैं, तो यहां पर लेमडा 1 बराबर लेमडा 2 तो निकल आया इन एनी केस, अच्छी बात। इस वाले से देखिए क्या निकला, यहां से तो निकला लेमडा 1 - लेमडा 2 बराबर 3। ये दोनों सिचुएशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती। एक तो पहले से आ रही है कि लेमडा 1 बराबर लेमडा 2 निकला है, और दूसरे से निकल रहा है लेमडा 1 - लेमडा 2 बराबर 3। एक जगह कह रहे हो बराबर है और उसी समय कह रहे हो कि ये ट्रू होने के लिए दोनों में लेमडा 1 - लेमडा 2 3 होना चाहिए। तो दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तीसरे की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी। इसका मतलब है देयर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, these two conditions cannot be satisfied simultaneously. So there is no point of इंटरसेक्शन। बात खत्म। तो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। इस तरह से थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो बड़े बड़े को गिरा के आएंगे। लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग कि भाई ये दोनों वाकये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, तो फिर लाइंस कॉमन पॉइंट निकल ही नहीं पाएगा। समझ गए होंगे। बाकी मैंने बहुत कुछ प्रेम पूर्वक समझाया है और मैं आराम से समझाना ही पसंद करता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन रह ना जाए। कोई जल्दीबाजी नहीं,
वरना कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाएंगे। सवाल जरूर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में ये सवाल जरूर कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाएंगे। खैर आगे चलना चाहिए। तो थोड़ा दाएं बाएं हमने खसका उसका दिया है, तो इसको जरा पकड़ने की कोशिश कीजिए। पता नहीं कहां से शुरू किया, ये है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगले सवाल पे चलेंगे जो शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ये आपने देखा 2 सवालों का मिक्सचर था, ये लैम्डा बराबर 7 आ गया था पहले सवाल को करते करते, फिर हम लोगों ने दूसरे सवाल की तरफ रुख किया और ये इस तरीके से सेकंड थोड़ा ऊपर कर दूं तो सेकंड क्वेश्चन की वर्किंग ऐसे बन गई, जो मेरे ख्याल से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे जो होगा क्वेश्चन नंबर 6, उसको करेंगे हम लोग फिक्स। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस आप क्या हैं और इसको हम कैसे कर सकते हैं। लिखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले सवाल आते जरूर हैं और इनको 2 तरीके से करते हैं, मतलब एक तो कार्टेशियन वाला फॉर्मूला है और एक वेक्टर वाला है। मैं ये जो सवाल है ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो हम कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगा के भी दिखा देंगे, और जहां तक मुझे याद है मैंने इसके बाद वेक्टर वाला फॉर्म भी लिया है, उसमें वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के भी दिखा देंगे, जिससे दोनों ही की प्रैक्टिस आपकी बन जाए। आप समझ पाए ना? तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में सवाल एग्जाम में आते हैं। कार्टेशियन वाला भी फॉर्मूला भी लगा के कर देंगे सवाल, इसके बाद वाले में वेक्टर फॉर्म वाला भी जहां तक लिया है मुझे याद आता है, ये सवाल 7 नंबर, इसमें वेक्टर फॉर्म है, इसमें वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के भी दिखा देंगे, जैसे आपको दोनों की प्रैक्टिस बन जाए। आइए कर लेते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे किस दिशा में मैं ले जाना चाहता हूं आपको, ठीक है बेटा? तो ऐसे सवाल काफी आएंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर बनाएं इसको। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लाइंस आपके सामने लिखी हुई हैं। अब इस लाइंस में हमें x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c2 लिखना पड़ता है। तो पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मेरे ख्याल से ये बढ़िया स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहीं पर मैं x1 1 y1 2 z1 3 लिख लेता हूं, a1 2 b1 3 c1 4। ये कहानी सेट। इनकी कहानी देख लेते हैं। x2 2 y2 4 z2 5 a2 3 b2 4 c2 5। ये x1 y1 ऐसे चलता है ना, ये आप इतना तो पकड़ पा रहे होंगे। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो मैं सोच रहा हूं पहले लिख दूं, तब आपको समझ में आए कि सर निकाल क्या रहे हैं। या सोचेंगे पता नहीं कहां से निकल रहा, कहां रख देंगे, तो मैं छोटा छोटा लिखता हूं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटर्मिनेंट अपॉन अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये जब हम निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो हमें ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म निकालना है। बात आप पकड़ में आ गई होगी। अब यहां पर हम निकालने वाले हैं ऊपर वाला टर्म, यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। x2 यानी 2, x1 1, y2 4, 2 5 3 2
3 4 3 4 5, ये बना डिटर्मिनेंट। थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस डिटर्मिनेंट को और सॉल्व कीजिए। 1 2 2 2 3 4 3 4 5, ये डिटर्मिनेंट बना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप इसको प्रेम पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। 1 ले लीजिए, 15 माइनस 16 माइनस 2, 10 माइनस 12 प्लस 2, 8 माइनस 9, ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 4 -2, वैल्यू आ गई 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है, इसका भी कैलकुलेशन हमको करना होगा। तो थोड़ा इसको ऊपर करते हैं यहां तक और यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम जो अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है ये वैल्यू। तो B1 मैं वैल्यू रख रहा हूं सीधे, क्या आप समझ पाएंगे? लिख दूं क्या? B1 C2 अदला बदली करके B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर माइनस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। B1 C2 देखो, तो B1 है 3 और C2 है कहाँ गया 5, तो आ गया 15। फिर B2 C1, तो B2 है 4 और C1 है 4, 16। फिर C1 A2, तो C1 है 4 और A2 है 3, 4 और 3 12। A1 C2, A1 2 C2 2, तो 10, 12 माइनस 10। A1 B2 2 इंटू 4, 8। फिर A2 B1 6, तो 8 माइनस A2 3, सॉरी A2 3 और B1 3, 9। तो ये वैल्यू दिख रही है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। √6 आता हुआ दिख रहा है बेटा। अब इन दोनों की वैल्यू यहां रखेंगे फॉर्मूले में, तो आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी उसी फॉर्मूले में 1/√6। आप देख पाए होंगे यूनिट्स। इस तरह से कार्टेशियन वाले क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। मैंने इसलिए किया कि ये फॉर्मूला भी आपके ध्यान में आ जाए, अच्छा रहता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। बाकी अगला सवाल भी हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था जो आपके काम का है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक, तो वैसे जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस निकालिए ना, एक चीज मैंने कहना भूल गया, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये इसके डायरेक्शन रेशियोज से पहले चेक कर लिया करिएगा कि दोनों लाइंस पैरेलल तो नहीं हैं। डायरेक्शन रेशियोज इक्वल हों या प्रोपोर्शनेट हों,
उन दो केसेस में ये पैरेलल होती है, यहां पर ऐसा नहीं है। इक्वल का मतलब यहां 2 3 4 लिखा है तो 2 3 4 यहां भी हो, या 2 3 4 है तो इसी के प्रपोर्शन में यहां लिखा हो। 2 3 4 है तो उसी का प्रपोर्शन मतलब किसी से मल्टीप्लाई करके लिखा हो, तो पैरेलल नहीं है, इसलिए फॉर्मूला प्यार से लगा दिया। पैरेलल होंगी तो कुछ और लगाएंगे। खैर, ये बात आप समझ गए होंगे। अगली व्यवस्था, वो दिख गया था मेरे ख्याल से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, यहां तक आ जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, अगला एक कदम और बढ़ाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 7 है, शायद 7 पे आते हैं। अब देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस। अब ये एक सवाल वही है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी वेक्टर फॉर्म में है। आप निकाल किसी से भी किसी सकते हैं, कार्टेशियन का वेक्टर में चेंज कर लीजिए, फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, वेक्टर को कार्टेशियन में बदल लीजिए, फिर आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी का काम किसी में चला सकते हैं। लेकिन मैंने सीधा रास्ता पकड़ा है, ज्यादा अभी उस्तादी नहीं करवाई आपसे, क्योंकि किस बच्चे ने कैसी प्रिपरेशन किस बच्चे की, ये आप ही बेहतर समझ रहे होंगे। जिसने पढ़ाई की है वो कुछ भी कर सकता है, मतलब जो सचिन तेंदुलकर है वो कहीं से चौवा छक्का मार दे, उसको क्या दिक्कत है, सारा शॉट मारना जानता है। लेकिन जिसने अभी तक नहीं ज्यादा पढ़ा है उसको संभल के थोड़ा खेलना पड़ेगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो इस स्थिति में जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस की बात की जाएगी, तो ये फॉर्म कैसी लिखी है, R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा बी। तो पहले इसमें भी चेक कर लेना चाहिए कि दोनों लाइंस पैरेलल तो नहीं है। तो ये B लिखा हुआ, B देखिए, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं जिसके पैरेलल ये लाइंस हैं, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं हैं। ठीक दिख रहा है ना, ऊपर वाले का जो डीआरस है वो 2 माइनस 1 1 है, नीचे वाले का 3 माइनस 5 2 है। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट, दैट मीन्स बोथ द लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब हम नहीं पैरेलल हैं, नहीं है, तो ये स्क्यूड लाइंस हैं। ज्यादा मैं टर्मिनोलॉजी झामिया यूज नहीं कर रहा हूं, बेकार डरें आप। जो पढ़ रहे होंगे उनकी समझ में सब आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो शांति से सुनते रहे, उनकी समझ में भी सब आएगा। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अब इसका जो फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो भी मैं बाजू में लिख देना पसंद करूंगा, जिससे आप कंफर्ट लेवल आपका बढ़ जावे। जो लाइंस पैरेलल नहीं होती, जैसे ये नहीं है, उसका वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला आप डी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं वो लगाएंगे B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का फिर से मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला लगा देना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकल आएगी। अगर वो पैरेलल लाइन नहीं है तो, स्क्यूड लाइंस है तो ठीक है। इसी को चल पढ़ो लेके, A1 B1 A2 B2 पकड़ लो, जो कि मैं दिख रहा, मैं लिख भी दूंगा आपके लिए, और लगाना शुरू कर देंगे। तो पहली वाली लाइन से A1 क्या मिला, इस फॉर्म को देखते हुए पहले वाले में, तो A1 जो मिला वो मिला I1 प्लस J, K तो है ही नहीं, और B1 क्या मिला, B1 मिला 2I कैप माइनस J प्लस K। दूसरे में आ जाओ, A2 क्या मिला, 2I प्लस J माइनस K। B2 क्या मिला बच्चों, 3I माइनस 5J प्लस 2K। तो ये A1 A2 B1 B2 हमारे हाथ लग गया। अब B1 क्रॉस B2 निकालना जरूरी है। तो ये B1 था 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2,
ये जैसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वैसे ही हमने लिख दिया, कोई स्पेशल चीज थोड़े की है। अब ये लिखिए आई कैप, रो कॉलम छोड़ दो, -2 और +5, माइनस जे कैप 4 -3, के कैप -5 +3, क्या वैल्यू आ गई? 3 आई माइनस जे और माइनस, कुछ यहां गड़बड़ है क्या, -7 आएगा, कुछ गलत लिख, -10 आएगा, -10 है ये। फिर गलत, हाँ -10, तो ये हो गया कितना? -7 के। ये आपका B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ये आ गई। (3i कैप -j कैप -7 के कैप). अब इसका ना मैग्नीट्यूड भी हमको चाहिए, देखिए नीचे, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लो बेटा। इसको तो हम गोला लगा ही देते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या जो भी बोलते हैं आप। √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9, 10 और 49, 59। ये भी निकल आई। अब ये A2 - A1 भी निकाल लो, तब रखते बनेगा A2 - A1। ये A2 है, ये A1 है, 2 आई में से 1 आई गया, 1 आई बचा, 1 जे में से जे गया, कुछ नहीं बचा, -k में गया तो -k बचा, सब वैल्यू निकल आई। वैल्यू रखना अब है, तो थोड़ा सा और ऊपर कर लिया जाए तो कोई बुरा ही नहीं है, यहां तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें वैल्यू डालने की कोशिश है, यानी D की वैल्यू जो अब होगी वो B1 क्रॉस B2, जो कि ये लिखा हुआ है 3i -j -7k डॉट प्रोडक्ट A2 - A1 i - k अपॉन √59 ये वैल्यू आई। अब इससे करोगे तो i का आ गया 3 बेटा और k का आ गया +7। (10/√59 यूनिट्स), ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज योर आंसर, 10/√59 यूनिट्स इज योर आंसर। इस तरह से देखिए मैंने दोनों वैरायटी के सवाल लगवा दिए ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ, कि अभी और सवाल बड़े अच्छे मैं करवाता रहूंगा, जिससे पूरा 3D का रिवीजन हो जाए, हर तरह का उल्टा पलटा सवाल सब सामने आ जाए। तो आपको दोनों वैरायटी मिल गई, कार्टेशियन वाले फॉर्मूले लगा के कैसे सवाल करेंगे और साथ में वेक्टर वाले से कैसे सवाल करेंगे। तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे आपकी समझ में एक एक बात आए। मैं बिल्कुल आराम से आपको एक एक चीज करके दिखा रहा हूं, जैसे कहीं कोई परेशानी ना आए आपको। ये एकदम ये वीडियो आपके लिए इनफ होगा अगर आप वन शॉट देख लेते हैं और साथ में इस PYQs को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका पूरा काम बेटा बन जाएगा, कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी, बहुत बढ़िया काम बन जाएगा। खैर इसको आप देख लीजिए और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो यह स्क्रीनशॉट जहां तक आपने ले लिया होगा, एक कदम और इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये यहां तक ये स्क्रीनशॉट आपका बन जाता है। और आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से शायद 8 है अगला, इस क्वेश्चन को करेंगे। और ये क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे बड़े ही मैंने ध्यानपूर्वक क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा
एडवांटेज मिले बेटा, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस वन टू द लाइन दिस वन। मतलब आपको समझाने के लिए अगर कोई लाइन ऐसे है तो किसी पॉइंट P से या Q से कोई पॉइंट है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट कौन सा है, 3 - 1 11। एक लाइन अगर AB है और उस पर P पे फॉल किया है, ये सिचुएशन है, तो हमको एक तो QP की इक्वेशन भी चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन। एक तो ये पूछ लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 3 - 1 11 टू द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की AB की पता है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। एंड द लेंथ ऑन द परपेंडिकुलर, और QP भी चाहिए। 3 चीजें पूछ ली हैं, 3 चीजें पूछ ली हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाता है, कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, करना शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर जो चीज दे रखी है इसमें इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, मतलब वो पैरामीट्रिक फॉर्म की XYZ क्या क्या हो सकता है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो अगर मैं x/2 y - 2/3 और z - 3/4 को किसी लेमडा के बराबर कह दूं, से लेट कुछ भी आप भाषा यूज करें तो कोई परेशानी नहीं है। तो x को लिखा जा सकता है 2 लेमडा, y को लिख सकते हैं 3 लेमडा प्लस 2, z को लिख सकते हैं 4 लेमडा प्लस 3। अब इस पॉइंट के तहत इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं। तो एनी पॉइंट P, एनी पॉइंट P ऑन द लाइन AB लिख देते हैं, चलो AB, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं क्या, 2 लेमडा, 3 लेमडा प्लस 2 एंड 4 लेमडा प्लस 3। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक। अब लेट P is the foot of the perpendicular, drawn from Q, from Q जो कि है 3 - 1 11। अब P को आपने स्पेसिफाई कर दिया कि P वो पॉइंट है जो Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते वक्त उसका फुट है। अब जो DRs हैं इस QP के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QP, ये डायरेक्शन रेशियोज QP कितने के बराबर हो जाएंगे बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी 2। ये देखिए यहां पर ये जो मैं यहां पे लिख दूं तो आपको समझाने में शायद आसानी हो, यहीं पे लिख देना ठीक रहेगा। इसको P को मैं हटा रहा हूं, P को लिख रहा हूं 2 लेमडा 3 लेमडा प्लस, ब्रैकेट क्यों लगा है, प्लस 2 एंड 4 लेमडा प्लस 3, है ना। अब मैं QP की बात करूं तो QP का जब भी डायरेक्शन रेशियो लिखते हो PUP, तो P में से Q उड़ाते हैं, तो 2 लेमडा माइनस 3, फिर 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 1, तो 3 लेमडा प्लस 3, फिर 4 लेमडा प्लस 3 माइनस 11, तो 4 लेमडा माइनस 8। ये क्या हो गया, DRs ऑफ QP, ठीक है। अब इसका जो DR आया वो A1 B1 C1 हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए आगे,
यहीं पे लिख दो, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, लिख दें चलो। अच्छा, तो ये डी आर क्यू पी हुआ, यानी इसको मैं लिख सकता हूं A1 2 लेमडा माइनस 3 B1 3 लेमडा प्लस 3 C1 4 लेमडा माइनस 8। ठीक, अब देखिए जो स्ट्रेट लाइन थी इसके जो डी आर्स थे वो थे 2 3 4, A2 B2 C2। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, इससे थोड़ा ऊपर करूं और आपको एक एक चीज समझ में आए। इसके अनुसार अगर मैं बात करूं यहां से, तो मैं लिख सकता हूं A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 एंड C2 बराबर 4। आपको समझ में आएगा कहां से लिखा है। अब हम जान रहे हैं QP इज परपेंडिकुलर टू द AB लाइन, देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 लेमडा माइनस 1 2 लेमडा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा प्लस 3। एक बढ़िया सवाल है, लेंदी सवाल है, अच्छा सवाल है, इंटू 3 प्लस C1 4 लेमडा प्लस 8 माइनस 8 इंटू C2 4। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, और देखिए कितना आता है। ये आया 4 लेमडा माइनस 6, 9 लेमडा प्लस 9, 16 लेमडा माइनस 32, 4 9 4 13, 13 और 16 29 लेमडा। फिर ये आया आपका 32 और 6 38, 38 में 9 गए 29, तो लेमडा आ गया 1। लेमडा की वैल्यू बेटा आ गई 1। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हुआ? तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपने पॉइंट्स माने थे P के, ये एनी पॉइंट, ये इस वाली वैल्यू में लेमडा इज इक्वल टू 1 रख दो। इसको मैं कहीं इक्वेशन 1 या कोई लिख दूं या काम चल जाएगा। एनी पॉइंट P ये है थे ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 1 करके। तो इसमें पुट पुट कर देंगे लेमडा बराबर 1 इसमें। तो लेमडा बराबर 1 पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 3 2 5 7। दिख पाया आपको? यानी लेमडा बराबर 1 पुट किए इसके अंदर, तो P पॉइंट आ गया 2 5 7, एक आंसर निकल आया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज योर आंसर। ध्यान से मेरी बात सुन रहे होंगे तो समझ गए होंगे। व्हाट इज दिस? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर P 2 5 7। इतनी बात हो गई, आगे चलते हैं, क्या पूछा इन्होंने वो देखते हैं। ये QP डिस्टेंस पूछा था, वो तो जब चाहे तब निकाल लेंगे हम लोग। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, वो तो हो ही गया। इक्वेशन पूछी है, इक्वेशन भी हो गई यार। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, यही निकाल मारते हैं। तो ये पॉइंट हमारा आ चुका है 2 5 7। अब तो इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं अब, और इक्वेशन ऑफ QP या लिख दें, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं ये होती है
x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसी का सहारा ले लेंगे, x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3, फिर y प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, फिर z माइनस 11 अपॉन 7 माइनस 11। वैल्यू आ गई x माइनस 3 अपॉन माइनस 1, y प्लस 1 अपॉन 6, z माइनस 11 अपॉन माइनस 4। ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर या QP आ गई। आंसर नंबर 2 है। बहुत ही बढ़िया सवाल जिसको हम लोग निकाल रहे हैं। अब डिस्टेंस ऑफ QP, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी QP। तो QP की वैल्यू क्या होगी? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो x2 माइनस x1 प्लस 5 माइनस 1 यानी 5 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 7 माइनस 11, वैल्यू क्या रही? 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, रूट 53। दिस इज द आंसर। तो ये आंसर 3 चीजें पूछी थी और ये आंसर। ऑल द 3 आर कंप्लीटेड। वेरी गुड क्वेश्चन। आपके एग्जाम में आएगा तो हॉर्स टाइप का क्वेश्चन बनता है ये, और आपने इसको कर लिया और समझ लिया है। मैं इसको स्क्रीनशॉट के लिए दिखा देता हूं बेटा, और मुझे यहां से शुरू करना होगा जी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और मैंने यही इसका ऑब्जेक्टिव बनाया है कि आपको क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए, सरल कठिन नहीं। आप करें तो बस जीत जाएं। खैर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, थोड़ा और नीचे की तरफ दिखा देता हूं, यहां तक चलना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं साइड में जो वर्किंग की है उसको भी आपके सामने लेके आता हूं। तो मेरे ख्याल से आप इसको देख पा रहे होंगे। अब मैं इसकी साइड वाली वर्किंग को आपके सामने ले आता हूं। ये यहां से मैं पूरा ही ले आता हूं जिससे आपकी बात एक ही बार में क्लियर हो जाए। ये साइड की वर्किंग हो गई, जिससे आप पूरी बात समझ जाएं। ज्यादा बड़ी वर्किंग नहीं है साइड। तो बेटा आइए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो दो लाइंस हैं, a प्लस लेमडा बी मान, a1 प्लस लेमडा b1 मान लीजिए, a2 प्लस म्यू b2 मान लीजिए, और इनमें कितना एंगल बन रहा है ये हमको निकालना होगा। तो हम ये जानते हैं कि यहां से मैं यहीं पे लिख दूं, चाहे ये हो गया b1, ये हो गया b2। तो b1 अगर लिखना चाहे तो मैं लिख सकता हूं 3i कैप प्लस 2j प्लस 6k कैप, और अगर मैं b2 लिखना चाहूं तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये b1 b2 हो गया। अब बीच का एंगल अगर निकालना है तो जैसा आप जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड, और टोटल का आप ले लीजिए मॉडुलस। अब यहां पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं b1 डॉट b2, तो ये रहा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप अपॉन ये b1 b2। तो b1 की वैल्यू यहां कितनी आ गई? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और यहां पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये रहा 2 का स्क्वायर। अब इसको मैं यहां पर b1 डॉट b2 लोगे तो 3 वैल्यू कितनी लिखोगे? cos थीटा
इज इक्वल टू 3, फिर 2 इंटू 2 यानी 4, फिर 6 इंटू 2 यानी 12 अपॉन ये आ जाएगा 36, 4 40 और 9 49 यानी 49 का लोगे तो आ जाएगा 7 7 जा 49, ये हो जाएगा √9 विच इज इक्वल टू 3। तो कॉस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 19/21। तो थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 19/21 और यही देखिए आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से ये आप आंसर निकाल पाएंगे। अभी मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम मिलेगा आपको और फिर आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो ये आप नोट कर लीजिए यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे, दो लाइंस के बीच का एंगल कितना निकल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए लिखा हुआ है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द लाइन दिस वन। अब जिसके पैरेलल है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा क्योंकि हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए ABC। तो इसको मैं लिखता हूं, देखिए कैसे, इस वाली को लिख दीजिए 5x - 25 है तो x - 5/1/5। फिर ये देखिए 14 - 7y है तो इसको लिखोगे y - 2/(-1/7) क्योंकि x y z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो +1 होने चाहिए। इसका लिखोगे z तो z/1/35। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका आ गया। अब ठीक है, अब बाकी बात की जाए तो क्या लिखा जा सकता है, सिंप्लीफाइड वर्जन करना चाहिए तो इसको लिख सकते हैं साथ में x - 5/7 y - 2/-5 और z/1। इस तरीके से यानी 35 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा रेशियो में -5। तो ये हमारे ABC क्या आ गए बेटा, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ये यहां से मिल गया ना, ये आपने पढ़ रखा है x - x1/a y - y1/b z - z1/c है ना। ये ABC क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ये आप जानते हैं, बस मैंने याद दिला दिया, इतना तो आपको आता ही है। अब इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो आप जानते हैं कि R = a + λb जो आप लिखते हैं वो ये होता है पॉइंट और ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज यानी डायरेक्शन। अब इसी तरीके से इक्वेशन बना दीजिए, यानी R = पॉइंट क्या था 1i यानी केवल i कैप, 2 है पॉइंट में तो 2j - k कैप, ये हो गया पॉइंट, प्लस लैम्डा और b की जगह ये डायरेक्शन रेशियो 7 - 5 1 तो 7i - 5j + k, काम खत्म और ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह से इसको क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, बाकी आनंद ही आनंद। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। लॉजिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं भी कोई समस्या आती दिखती नहीं है। तो आपने, उम्मीद कर रहा हूं इतनी देर में इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मुझे चलना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइंस दिस लाइन एंड दिस लाइन आर एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स के लिए हमें पता है कि दो लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियोज हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 फॉर राइट एंगल्स। a1, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, इतना तो आपको पता ही है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये क्या है, DRs ऑफ टू लाइंस। तो इसका DRs लिखने के लिए इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना होगा। तो इसको अगर मैं लिखूं, लाइन L1 जो है क्या लिख सकते हो, x - 1/-3 y - 2/λ/7
इज इक्वल टू z माइनस 3/2। इसी तरह L2 लाइन ले लीजिए, ये बाजू वाली जो लाइन है, तो x माइनस 1/-3 लेमडा बाई 7 और y माइनस 5/1 और z माइनस 6/-5 स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे पहले लिखा था। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो इस बात को देखते हुए हम क्या कहेंगे, ये देखिए ये A1 B1 C1 है, ये क्या है A1 B1 C1, ये क्या है A2 B2 एंड C2। बस इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर कर दो, जीरो के जोड़ के, मतलब ये इस सिचुएशन में। तो ठीक है, A1 माइनस ये मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो -3 इंटू -3 लेमडा/7 प्लस B1 B2 लेमडा बाई 7 और 1 है, फिर C1 C2 ये रहा 2 ही है, और -5, ये बराबर होना चाहिए 0 के। तो ये कितना आ जाएगा 9 लेमडा/7 प्लस लेमडा/7 और -10 बराबर 0। अब यहां पर आप इसको, ये हो जाएगा 10 लेमडा/7 बराबर 10, तो लेमडा कितना आ गया 7, आंसर आ गया। बस करना क्या है, ये देखिए लेमडा बराबर 7, तो लेमडा बराबर 7 के लिए गिवन स्टेट लाइंस आर एट राइट एंगल्स। तो ये जो गिवन लाइंस हैं ये कहां चली जाएंगी, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करने लगेंगी। किस वैल्यू के लिए, लेमडा बराबर 7 के लिए। मैं हटता हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा रोक करके वीडियो। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें बोला फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर। एक तो इस पॉइंट से लाइन जाए और परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर भी रहे। तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन थोड़ा सा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू 1 2 -4 विथ drs ले लीजिए LMN। तो वो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू I प्लस 2J -4K, और आगे लिखेंगे तो एक कोई लेमडा लगा दीजिए और LI कैप MJ कैप LMN और K। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये बाकी दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, दिस लाइन। तो अगर ये बाकी दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है तो वही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो पहली लाइन की कहानी B1 ये है, दूसरे की B2 ये है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं लिखूं तो ये L इंटू 3 M इंटू -16 और N इंटू 7 बराबर 0 होना चाहिए। तो दिस लाइन, इसको L लिख देते हैं, L इज परपेंडिकुलर to both the lines, both the given lines। तो therefore हमारा L इंटू 3 यानी 3L फिर -16M प्लस 7N ये बराबर 0 होना चाहिए। इसी तरीके से सेकंड लाइन के भी परपेंडिकुलर, तो 3 से और 8 से और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होना चाहिए। तो 3L फिर है प्लस 8M
और प्लस -5n बराबर 0। अब देखिए ये एलिमेंट सॉल्व तो हो नहीं सकते हैं, 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, लेकिन इनके रेशियो लिए जा सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे आप, तो मैं कलर को एक बार बदलना चाहूंगा, लिख सकते हैं L/80 - 56 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आप सॉल्व करते आए हैं काफी 10th क्लास से। 5 बराबर n/24 + 48, यानी इससे वैल्यू क्या आ गई, L/2 m/3 और n/6। अब ये हमारे पास जब ये जो LMN का रेशियो आ गया, तो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसी में वैल्यू रख दीजिए, तो I + 2j - 4k प्लस लैम्डा, और L की जगह 2 पकड़ लीजिए, तो 2I + 3j + 6k, ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। अब यहां पर ये तो वेक्टर इक्वेशन थी, यहां कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख देते हैं। तो मैं कलर उसके लिए बदल लेता हूं, और कार्टेशियन इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट से पास हो रहा था 1 और ये निकला है 2, y - 2/3 और z + 4/6। ये देखिए इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी हमारे हाथ में आ गई है, कितने आसानी से। बहुत आसान सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके ध्यान कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो मैं इसको ऊपर से दिखा देता हूं आपको, जिससे आप इसको नोट कर पाने की स्थिति में आ जाएं। यहां कहीं मैं इसको रोक लेता हूं, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। थोड़ा सा नीचे और कर लेता हूं ये, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे आसानी से आपकी काम बन जाए। और फिर मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, ये पूरी बात। तो बेटा आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ अपलोड होगी और आप अपना काम आसानी से बना पाएंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ साथ अरविंद एकेडमी का मोबाइल ऐप भी आता है, तो अरविंद एकेडमी मोबाइल ऐप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहां पर इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में कई स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा पाने में सक्षम है। खासकर मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का जो कोर्स है उसकी बात करूंगा। अगर पीवाईक्यूज के साथ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज आप लगा लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और कोई वजह नहीं है कि नंबर अच्छे नंबर ना आए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाने के बाद। उम्मीद है आप उसको देखेंगे और कंसीडर करना हो तो करके रहेंगे। चलिए अगले वीडियो की बात करेंगे हम लोग, उससे पहले थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करते रहिए और धूम मचा दीजिए। गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय।